हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि टेंस की सीरीज चल रही है। इसके पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमने इंट्रो दे दिया था पास्ट परफेक्ट टेंस का। आज इंट्रो के बाद हम फिर पुनः उससे आगे बात करते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि इसका हिंदी में जो इंट्रो हमने बताए थे, इंट्रो हमने बताया था जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, चुके थे, या बेटा सेंटेंस के आखिरी में आपको हिंदी वाले में क्या मिलेगा? आ था, ई थी, ए थे। इनमें से कोई एक भी अगर किसी हिंदी वाले सेंटेंस के आखिरी में मिलता है, वो सेंटेंस किस टेंस का होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात आती है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कोई अब ये दो टाइप के सेंटेंसेस में आपको नजर आएंगे। एक टाइप का यानी कि यस प्लस हैड प्लस बी थ्री, तो एक सिंगल वाक्य का कभी कभी होना पाया जाएगा, मतलब सिंगल कार्यों का होना पाया जाएगा। कभी कभी एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाएगा। अगर एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? अगर सिंगल वाक्य रहेंगे, सिंगल काम किया जाएगा, तो उसकी अंग्रेजी में अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो हमने बताया था कि आपको क्या करना है इस टेंस की अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। सबसे पहले की पॉइंट याद करो कि क्या करेंगे। की पॉइंट में क्या होगा, ध्यान देना। इबरी सब्जेक्ट के साथ, इबरी सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हैड लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट मतलब चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, चाहे वो प्लूरल नंबर हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना? हैड प्लस बी थ्री का यूज करेंगे। अब जैसे हमने कहा कि मैं इस काम को पहले ही कर चुका था, कर चुका था। देखो सेंटेंस के आखिरी में क्या मिला हमें? चुका था। अब इसकी अंग्रेजी हम जब बनाएंगे तो हमने क्या बताया कि हैड प्लस बी थ्री, मतलब सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब कौन होता है? ऑलरेडी हम जितनी क्लास पढ़ाए होंगे कि हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, जो काम करता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें काम करने की प्रक्रिया कौन कर रहा है? मैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखूंगा आई। उसके बाद हमने कहा कि इसमें इवरी सब्जेक्ट साथ क्या लगाएंगे? हैड। तो लगा दो हैड। उसके बाद इसमें एक वर्ड आया पहले। पहले की अंग्रेजी दो होती है बेटा, ध्यान देना। पहले की अंग्रेजी इस सेंटेंस में दो, एक तो ऑलरेडी होगा और एक होगा बिफोर। अब बात आती है कि हम बिफोर का यूज कब करेंगे और ऑलरेडी का? जब सिंगल काम एक होना, जैसे एक सेंटेंस हो, एक काम होना पाया जा रहा हो, अगर उसमें पहले वर्ड आया हो तो पहले का अंग्रेजी किसका यूज करेंगे? ऑलरेडी। अगर दो कार्यों एक साथ होना पाया जा रहा हो और वाक्य के बीच में पहले पहले या पूर्व आया हो तो इसकी अंग्रेजी हम किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर। तो इसमें दो कार्यों को होना पाया नहीं जा रहा, यानी सिंगल वाक्य कार्यों का होना पाया जा रहा,
तो हैड के बाद पहले के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑलरेडी। उसके बाद फिर अब काम करना, डू मिस करना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डन। और किस काम को? इस काम को। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दिस वर्क। यानी कि क्या लिखेंगे? आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। यानी कि अगर सिंगल कार्यों को होना पाया जाएगा, उसमें पहले वर्ड आएगा, तो पहले वर्ड की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑलरेडी। और हमने कहा कि इसमें क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? इस काम। तो इस काम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दिस वर्क। तो हमारे कहने के मतलब क्या हुआ? जब इस टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, अगर सिंगल वाक्य होगा तो एवरी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उसमें पहले वर्ड आया होगा, सिंगल वाक्य होगा यानी सिंगल कार होगा, अगर उसमें पहले वर्ड आया होगा तो पहले वर्ड की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑलरेडी। अगर एक साथ दो कार्यों का होना पाया जा रहा, अगर उसमें पहले या पूर्व आया होगा तो पहले या पूर्व की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर। हम अभी इसको बताते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको ये मालूम हो गया कि हम कैसे करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी टॉपिक पर हम बातें कर रहे हैं। देखो, अब हमने कहा इसमें क्या होता है, एक साथ कभी कभी दो कार्यों का होना पाया जाता है। जैसे आ जाए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी या बज चुकी थी। देखो, सेंटेंस के आखिरी में क्या आया? चुकी थी। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन बहुत इजी तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे, जो काम बाद में हुआ उसकी अंग्रेजी बाद में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था, अब हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस की बातें कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो की पॉइंट होता है, ऑलरेडी आपको मालूम है, हमने बताया कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो इसमें क्या लगाते हैं? हैड प्लस बी3। और अगर आपका सिंपल पास्ट जिसे कहते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसको हम करते हैं तो इसमें क्या लगता है? बी2। यही तो बताए थे। लेकिन इसमें क्या है? दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। हमने क्या बताया कि जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे किस टेंस में? अब दोनों वाक्य को पढ़िए। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी। कौन काम पहले हुआ? पहले मेरे स्कूल का पहुंचना हुआ कि घंटी का लगना? तो आपको नजर आ रहा हो पहले काम कौन हुआ? ये वाला। उसके बाद काम ये हुआ, यानी काम ये हुआ तो उसके बाद में ये हुआ। तो जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे, यानी कि इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे, यानी कि पहले जो बाद वाला सेंटेंस है पहले लिखेंगे, और जो पहले वाला सेंटेंस है उसको कहाँ लिखेंगे? बाद में। और इन दोनों के बीच में देखो क्या आया? पहले। और हमने कहा जब दो वाक्यों के बीच में पहले या पूर्व शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का। तो जो काम पहले होगा, देखो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, पहले काम कौन हुआ? घंटी का लगना। तो इसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बेल। और पहले करेंगे किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? हैड प्लस बी3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड। और रिंग मिस होता है बजाना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रैंग। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रंग। तो यहाँ पर हमने बताया थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रंग।
अब उसके बाद क्या है, पहले की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, बिफोर। अब जो काम बाद में हुआ उसकी अंग्रेजी बाद में करेंगे, किस टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी मेरे स्कूल पहुंचना ये बाद में काम हुआ, तो मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। और पास्ट टेंस में करेंगे तो इवरी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म रीच्ड। उसके बाद कहाँ पहुंचे हैं, टू स्कूल। बात समझ में आई। जब एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाएगा तो जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे, जो काम बाद में होगा उसकी अंग्रेजी बाद में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि सीधा सीधा आपको की पॉइंट याद करने की जरूरत है कि यदि दो वाक्यों के बीच में, ध्यान देना मेरी बात को, की पॉइंट इतना याद रखना, यदि दो वाक्यों के बीच में, यानी इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ टू सेंटेंसेज, दो सेंटेंस के बीच में, इफ कम्स पूर्व आर पहले, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, बिफोर। अगर पहले आया है दो वाक्यों के बीच में तो यहां पर एक काम होगा, ये दो काम होगा, तो इसको बाद वाले को यहां लाएंगे और इसे करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट। और पूर्व या पहले का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बिफोर। उसके बाद हमने बताया था कि जो काम बाद में हुआ है यानी कि फर्स्ट, तो उसे हम किस में करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या होता है, हमने बताया हैड प्लस बी3, फिर हमने यहाँ पर किसको क्या बताया था, बी2। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि यह दो वाक्यों के बीच में पहले या पूर्व शब्द आएगा तो जो काम पहले हुआ होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम बाद में हुआ होगा उसकी अंग्रेजी हम बाद में करेंगे, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो, किसान के बीज बोने से पहले, बीज बोने से पहले बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी। अब देखो इसमें भी दो कार्य, एक तो किसान का बीज बोना हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, बारिश का होना। और दोनों वाक्यों के बीच में क्या आया, पहले वर्ड। जब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी हम पहले करेंगे, किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। देखो, किसान के बीज बोने से पहले बारिश हो चुकी थी, कौन सा काम पहले हुआ था, किसान का बीज बोना हुआ कि बारिश होना। तो आपको पढ़ने से ये मालूम हो गया होगा सबसे पहले क्या हुई, बारिश। उसके बाद किसान ने बीज बोया, तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, बारिश होना की अंग्रेजी। यानी कि इसको अगर हम फर्स्ट सेंटेंस मानते हैं, ऐसे हम सेकंड मानते हैं, लेकिन काम ये पहले हो रहा। तो अगर वाक्य के बीच में पहले वर्ड आया है तो पहले वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होगा, पहले वर्ड के बाद, पहले देखो वर्ड ये है, इसके बाद वाले सेंटेंस की अंग्रेजी हम पहले करेंगे। पहले के बाद वाले सेंटेंस की अंग्रेजी कहाँ करेंगे, पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारिश हो चुकी थी। और हमने बताया था वेदर के लिए, टाइम के लिए, क्लॉक के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और हमने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर रैन। अब पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिफोर।
उसके बाद अब इसको लिखेंगे किसान के बीज बोना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फार्मर। अब सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमने बताया कि सिंपल पास्ट में कहते हैं, अब क्या चीज बोया, सीड्स। तो इस प्रकार से हम कहते हैं, यानी कि अगर वाक्य के बीच में पहले या पूर्व आएगा तो पहले के बाद वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे और किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो पहले के पहले सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी बाद में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सिर्फ इतना याद रखो। और देख लीजिए, पुलिस के पहुंचने से पहले या पूर्व चोर भाग गए थे। अब देखो यहां पर वाक्य के बीच में क्या आया, पहले या पूर्व। अगर वाक्य के बीच में पहले या पूर्व आ जाए तो पहले या पूर्व के बाद वाले की अंग्रेजी हम पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखो पहले आया और इसके बाद का सेंटेंस क्या है, चोर भाग गए थे, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, लेकिन किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या, कौन भाग रहा है, चोर। तो यहां पर क्या है, द थीव्स। अब पहले करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हाइड, रैन अवे, क्या लिखेंगे, रैन अवे। अब पहले या पूर्व की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिफोर। अब जो काम बाद में, यानी पहले के पहले वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट। अब पहले वाला सेंटेंस क्या है, ये है, इसकी अंग्रेजी हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ना करके हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगी, द पुलिस रीच्ड। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं यदि वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आएगा। तो सिर्फ एक की पॉइंट याद रखना, अगर दो काम एक साथ हो ना पाया जा रहा हो और एक साथ लिखे हो और उसके बीच में पहले या पूर्व शब्द आया हो, तो पहले या पूर्व शब्द के बाद वाले सेंटेंस को हम पहले करेंगे, किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पहले के पहले वाले सेंटेंस को बाद में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सिर्फ इतना सी बात याद रखना। अब कुछ और देखते हैं। अब अगर सेंटेंस के बीच में बेटा पश्चात या बाद वर्ड आए तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, आफ्टर। देखो, किसान के बीज बोने के बाद बारिश हुई थी। देखो, अगर वाक्य के बीच में कौन सा वर्ड आए, बाद या पश्चात, तो बाद के बाद वाले सेंटेंस को, बाद के बाद सेंटेंस क्या, बारिश हो गई थी, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। वैसे तो बाद के बाद वाले सेंटेंस को हम पहले करेंगे और किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और फिर उसके बाद या पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद, तो बाद के पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसको बाद में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, हमने कहा यह दोनों वाक्यों के बीच में क्या आएगा, बाद। तो अगर ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी आपको बनाना है तो बाद के बाद वाले सेंटेंस को पहले करेंगे, किस टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और उसके बाद
बाद के पहले वाले सेंटेंस को हम बाद में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बाद के बाद वाला सेंटेंस है, बारिश हुई थी, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या किस टेंस में करेंगे, पास्ट इंफिनिट टेंस। पास्ट इंफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, एवरी सब्जेक्ट के साथ बी टू का प्रयोग करते हैं। तो वेदर के लिए, रैन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंड, इट रैंड। अब उसके बाद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आफ्टर। अब इसको हम बाद में करेंगे किस टेंस में, द फार्मर हैड सोड द सीड्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मुझे आशा है। कुछ करना नहीं है, अगर एक साथ दो कार्यों का होना पाया जा रहा और उसके बीच में बाद शब्द आया हो, तो बाद के बाद वाले सेंटेंस को पहले करेंगे। और किस टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और बाद के पहले वाले सेंटेंस को बाद में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट रिपीट टेंस का रूल क्या होता है, एवरी सब्जेक्ट साथ बी टू। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस बी थ्री। यहां तक बातें समझ में आया। अब देखिए एक सेंटेंस और, खाना बनाने के बाद मम्मी सो गई थी। देखो यहां पर क्या वर्ड आया बेटा, बाद। तो बाद के बाद वाले सेंटेंस को हम कहां लिखेंगे, पहले करेंगे। और किस टेंस में करेंगे, सिंपल पास्ट। तो यहां पर मम्मी सो गई थी, तो मदर सेलेक्ट। अब बाद की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर। अब खाना बनाने के बाद, तो कौन खाना बनाया था, मदर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मदर हैड कुक्ड द फूड। ये सेंटेंस। अब मदर का स्थान पर क्या लिख सकते हो, सी। क्योंकि बार बार यानी कि नाउन को रिपीट ना करें, उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सी का। क्योंकि खाना बनाने काम कौन किया, माँ ने। और सोने काम कौन किया, माँ ने। तो एक काम एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो बार बार नाउन को ना लिखने के बजाय हम उसके स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन। और मदर का प्रोनाउन क्या होता है, सी। इसलिए यहां पर सी का प्रयोग कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो इसी टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें एक आएगा सेंटेंस में जब। अगर एक साथ दो कार्यों को होना पाया जा रहा है, सेंटेंस में क्या आ रहा है, जब। तो हम जब की अंग्रेजी किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन। और उसी के बीच में अगर तब आया हो, तो तब की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, कामा। और लिखना चाहते तो लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा उचित क्या रहता है, कामा। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि जब बच्चे स्कूल पहुंचे तब घंटी लगी। अब देखो अगर ऐसा है बेटा, तो इसमें कुछ नहीं करना। इस वाले जब के साथ वाले सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। और ये वाले तब वाले को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इसमें ना इधर लाना ना उधर लाना, बस वैसे कर देना। जब वाले कार्य को हम सिंपल पास्ट टेंस में, और तब वाले या कामा वाले को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, बी टू।
इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस बी थ्री, हैड प्लस बी थ्री। तो यहां पर क्या हुआ, देखो जब बच्चे स्कूल पहुंचे, कौन पहुंचा स्कूल, तो यहां पर जब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हेन द चिल्ड्रेन। अब हमने कहा जब के वाले को किस में करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस मतलब बी टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रीच्ड स्कूल। अब तब की अंग्रेजी आप लिखना चाहते हो देन लिखो, नहीं कामा लगा दो, घंटी लगी, तो द बेल हैड रंग। तो हमने इसमें 3 पॉइंट बताए। एक तो हमने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस में हाउ टू ट्रांसलेट, कि सिंगल वाक में अगर पहले आएगा तो पहले के अंग्रेजी के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट बताया, यह दो वाक्यों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में अगर पहले या पूर्व आए, इसकी अंग्रेजी किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर। थर्ड हमने बताया, अगर दो वाक्यों के बीच में बाद या पश्चात आए, क्या आए, पश्चात, इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, आफ्टर। अगर आपके सेंटेंस में जब आए, तो जब की अंग्रेजी आपको पता है व्हेन, और तब की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कामा का। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। देखो इसमें हमने क्या बताए थे, पहले या पूर्व आएगा, और इसमें हमने कहा था कि ऑलरेडी आएगा, सिंगल वाक, तीनों का एक साथ हम एग्जांपल दे के समझा दे रहे हैं। मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। देखो ये सिंगल वाक है, सिंगल कार्य होना पाया जा रहा है, और उसमें क्या आया, पहले। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। उसके बाद हमने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले देखो सिंगल वाक के लिए हमने बताया ऑलरेडी। अब देखना की अंग्रेजी क्या होती है, सा सी सा सीन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या चीज देख चुके हो बेटा, द ताजमहल, जा ताजमहल। तो ध्यान देना, अगर सिंगल वाक को अंत में चुका था चुकी थी आए, तो पहले की अंग्रेजी ऑलरेडी, और चुका था की अंग्रेजी के लिए हैड। अगर वाक के बीच में पहले या पूर्व आए, तो उसकी अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर। अगर बाद या पश्चात है, उसकी अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर। अगर यही सेंटेंस आपका निगेटिव होता, सपोज दैट क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव में क्या करते, देखो अगर यहां पर पहले या पूर्व आया, तो पूर्व के बाद वाले सेंटेंस को पहले करेंगे, और निगेटिव यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी थ्री। बाकी इसे आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में, क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में, यहां पर क्या लगा के, बिफोर। अगर निगेटिव हो सेंटेंस और यहां पर क्या आया हो, बाद या पश्चात, तो इसके बाद वाले सेंटेंस को, यानी कि जो इसके बाद वाला सेंटेंस आएगा, इसे मान लेते हैं 1, इसे मान ले 2,
तो टू वाले सेंटेंस को पहले करेंगे लेकिन इसे हम किस में करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये सेकंड वाले, और उसके बाद B1। अब उसके बाद यहां पर क्या लगाएंगे, आफ्टर प्लस, अब इस वाले बाद वाले को सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम निगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पूर्व या पहले आया होगा तो उस वाले जो पूर्व के बाद वाला सेंटेंस उसे पहले करेंगे, किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट। अगर ये पश्चात आया हो तो सेकंड वाले वर्ब को पहले करेंगे, किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर बाद वाले पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे अगर होता है तो। अब चलते हैं, ये आपका टेंस खत्म हुआ। अब इसमें आपको पूछेगा क्या, ध्यान देना कि यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस, यूजेज क्या होंगे। तो इसमें आपको ये देगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दो सेंटेंस दिए होंगे, जैसे ये दे दिया जाए कि सी डैश द फूड बिफोर went to school, went to school। अगर इस प्रकार और ब्रैकेट में दे दिया जाए कुक, तो आपको क्या फिल करना है, तो आपको की पॉइंट याद करना। अगर वाक्य के बीच में बिफोर वर्ड आ जाए तो अब पहले वाले सेंटेंस में, बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में अगर वर्ब फिल करना है तो आप फिल करेंगे हाइड प्लस B3। देखो यहाँ बिफोर आया है और यहाँ वर्ब दे दिया गया है, इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना, यहाँ करना क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड प्लस कुक्ड। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस होगा कि ही डैश टू स्कूल आफ्टर हैड बाथ। अब आपको यहाँ फिर क्या, देखो यहाँ आफ्टर आ गया, तो आफ्टर के पहले वाले वर्ब में यहाँ पर ब्रैकेट में अगर दिया गया हो गो, तो आपको क्या फिल करना बेटा, बेंट। तो इस प्रकार से आपको दो सेंटेंस का जब कंबाइन दिया होगा और उसमें आपको क्या फिल करना होगा, वर्ब। तो आपको ये की पॉइंट याद रखना होगा, अगर बिफोर आया, बिफोर के पहले हैड प्लस B3। अगर बेटा आफ्टर आया तो आफ्टर के पहले वाला B2 का प्रयोग करेंगे और आफ्टर के बाद वाले में किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्लस B3। इसी प्रकार बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में हम B2 का प्रयोग करेंगे और बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस B3। अब चलते नेक्स्ट टेंस की ओर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो इसका इंट्रो क्या होता है हिंदी में, ध्यान देना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इतना याद रखना। जिस वाक्य के अंत में, ये हिंदी में आएगा इंट्रो इसका, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस काम के होने या जारी रहने का क्या दिया गया हो, समय, तो वो टेंस आपका किस टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके पहले इस
किसी के अंत में और आ रहा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इसके पहले आपने एक टेंस पढ़ा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वहां पर समय नहीं था। यहाँ पर आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिलेंगे, प्लस मेंशन क्या हुआ होगा, समय। जैसे हमने कहा वह 2 घंटे से सो रहा था। देखो सेंटेंस के आखिरी में क्या आ गया बेटा, रहा था। टाइम क्या दिया गया, 2 घंटे से। तो हमने क्या बताया जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय दिया गया, वो सेंटेंस किस टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, अंत में रहा था मिल गया और समय क्या दे दिया गया, 2 घंटे। इससे हमें मालूम हो गया जो सेंटेंस दिया गया किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो बेटा आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी।